हेलो स्टूडेंट्स, क्वांटम साइंस इंस्टीट्यूट चोमू की नीट 2025 क्वेश्चंस बेस्ड सीरीज में आपका स्वागत है। आज अपन फिजिक्स सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैकेनिक्स फर्स्ट और मैकेनिक्स सेकंड के वीडियो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। उसके बाद में उसी क्रम में अपना तीसरा वीडियो है जिसमें अपन फुल सिलेबस के कुछ इंपॉर्टेंट और लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन को यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर 3i कैप एंड 4k कैप। क्या है बेटा अपना यहाँ पे 3i कैप एंड 4k कैप। इसका अपन को प्रोजेक्शन निकालना है y एक्सिस पे। y एक्सिस पे पहले भी अपन ने ऐसे क्वेश्चन किया था और आपको नॉर्मल पता है। इसमें देखो आप, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो जे कैप का जो कंपोनेंट है वो क्या है, 0 है। ये जो वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन में लाई करता है, तो अपन क्या कहेंगे कि यहाँ पे सीधा सा अपन को दिख रहा है जे कैप वाला जो ऑप्शन है वो 0 है, तो अपन कह सकते हैं कि इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे क्या होगा बेटा, 0 होगा। जहाँ पे आपको प्रोजेक्शन निकालना है अगर उसी का कंपोनेंट 0 है तो अपन उसको 0 कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन को, टू रेसिंग कार्स ऑफ masses m1 and m2 are moving in a circle of radius r1 and r2. Their speed are such that each make a complete circle in the same duration of time. बेटा यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड कार इज। एंगुलर स्पीड का अपन को क्या निकालना है बेटा, रेशियो निकालना है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। ओमेगा is inversely proportional to time period. ओमेगा is inversely proportional to time period, या मैं ये कहूँ ओमेगा is equals to 2 पाई बाई टी। ओमेगा is equals to 2 पाई बाई टी which is equals to 2 पाई ऑफ f। f यहाँ पे क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी। f क्या है, फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बोथ हैव सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम विच मीन t1 इक्वल्स टू t2, t1 इक्वल्स टू t2। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कंफ्यूज करने के लिए आपको मास भी दे रखा है और रेडियस भी दे रखी है। नॉर्मली बच्चा क्या सोचेगा कि अगर ये दे रखा है तो इनका यूज क्या है। कोई कंपलसरी नहीं है बेटा कि जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी हो वो सारी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। आपको सिर्फ और सिर्फ काम की इक्वेशन जो आपको है वो दे रहा है इंफॉर्मेशन, उसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बारे में अपन को ध्यान में रखना है कि अपने काम की कौन सी इंफॉर्मेशन है, बाकी सब अपने काम की नहीं है तो उनको छोड़ दीजिए। अगर मैं फर्स्ट कार की जो एंगुलर स्पीड है उसको ओमेगा 1 और दूसरी वाले को ओमेगा 2 ले लेता हूँ, तो देखिए t1 और t2 होने के हिसाब से आपको सीधा सीधा पता चल रहा है दैट ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा 2, ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा 2। क्लियर कट है। अगर अपन को ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का रेशियो लेना है तो वो भी 1 ही आएगा, विच मीन्स आंसर थर्ड इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल लॉजिक बेस्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कोई आपको अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना। हाँ, बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं जो अननेसेसरी हैं, जो सिर्फ आपका ध्यान भटकाने के लिए दी गई है। इन पे आपको गौर नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया बेटा। ए मैन गेटिंग डाउन ए रनिंग बस फॉल्स टूवर्ड्स बिकॉज। कोई भी व्यक्ति अगर बस में से उतर रहा है और बस की स्पीड ज़्यादा है
ज़्यादा या थोड़ी सी है, या मैं ये मान के चलूँ बस रनिंग कंडीशन में है, तो बहुत ज़्यादा चांसेज होंगे कि वो क्या होगा बेटा, गिर जाएगा। अब अपन को इसका लॉजिक बताना है। सबको पता है, आंसर सबको पता है कि बंदा गिर जाएगा, अपन को सिर्फ इसका लॉजिक बताना है। ऐसे क्वेश्चंस बिना पेन पेपर की सहायता से होने चाहिए बेटा। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट रोड इज लेफ्ट बिहाइंड एंड मैन रीचेज फॉरवर्ड। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन अपर पार्ट ऑफ बॉडी continues to be in motion in forward direction while feet connect to rest as soon as they touch the road. He leans forward as matter of habit of the combined effect of all the three factors stated in 1, 2, 3. पहला ऑप्शन क्या है बेटा आपका कि इनर्शिया जड़त्व के कारण वो क्या करता है, रोड तो पीछे रह जाती है और मैन आगे की तरफ चल जाता है। दूसरा ये है कि जड़त्व के कारण ऊपर का पार्ट, जो बॉडी का ऊपर का पार्ट है, वो तो गति करता रहता है, और जैसे ही पैर धरती को टच करते हैं वो उसके स्थिर जड़त्व के कारण वो क्या रह जाते हैं, वो स्थिर अवस्था में आने की कोशिश करते हैं, इस वजह से वो गिर जाता है। आंसर आपका यही होगा। जैसे ही अगर मैं बस से कूदता हूँ तो मेरे पैर आए धरती के संपर्क में, धरती स्थिर है, वैसे घूमती रहती है पर अपन जिस फ्रेम की बात कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में क्या है, स्थिर है, धरती स्थिर है, और मेरी जो अपर बॉडी है वो बस की वेलोसिटी के कारण क्या है, मूवमेंट है, मूवमेंट की कंडीशन में, इस वजह से पैर तो मेरे रुक जाएंगे और बॉडी आगे की तरफ झुकना शुरू हो जाएगी, इस वजह से मैं गिर जाऊंगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा इस क्वेश्चन में, आपको सिंपल सा इसमें लॉजिक लगाना है और ये तो आप सही कर ही दोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड, कहीं कुछ नहीं है इसमें, आपको क्या कह रखा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड एब्सोल्युटली लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण जिसे कहते हैं, वो इसका आंसर आएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, आपके एनसीईआरटी की बुक में ऐसे के ऐसे लिखा हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। वेयर विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑन कंबाइनिंग ऑफ टू मास एम एंड एम, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। यहाँ पे अपन को दे रखा है कि अगर दो अपने पास मासेस हैं, कैपिटल एम और स्मॉल एम, इनका कलेक्टिव सेंटर ऑफ मास, सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ होगा, ऑब्वियस सी बात है बेटा, इन दोनों के बीच में होगा। एक को आप पृथ्वी और चंद्रमा मान लो, एक को सूर्य और पृथ्वी मान लो, आपको पता चल जाए। अगर अपने पास ये ऑप्शन नहीं होता तो अपन इन दो ऑप्शंस के बारे में सोचते, टूवर्ड्स एम और टूवर्ड्स कैपिटल एम। जनरली भारी की तरफ होता ही आपको पता है, लेकिन अपने पास ये वाला ऑप्शन है जो कि सही है, तो अपन क्या कह देंगे, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो अपन क्या कहेंगे कि अगर दो मासेस दिए हुए हैं जहाँ पे कैपिटल एम बड़ा मास है और स्मॉल एम छोटा मास है, तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में स्थित होगा। आप सूर्य और पृथ्वी की तुलना कर लीजिए, पृथ्वी और चंद्रमा की तुलना कर लीजिए, बड़े अगर आपको ग्रह लेने हैं तो, ऑब्जेक्ट्स लेने हैं तो। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ। आगे चलते हैं। टू आइडेंटिकल सॉलिड कॉपर स्पीयर्स, टू आइडेंटिकल सॉलिड कॉपर स्पीयर्स, कॉपर से अपन को कोई मतलब नहीं है, ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, with each other the gravitational attraction between them is proportional to। बहुत अच्छा क्वेश्चन है पर नीट लेवल के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, सोल्व करके देखते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है बेटा, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मैं सिर्फ परिमाण की दशा से इसको देख रहा हूँ, अगर डायरेक्शन की बात हो तो अलग है। ठीक है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो गया। अपन को क्या दे रखा है, टू आइडेंटिकल स्पीयर्स, m1 इज इक्वल्स टू बेटा m2, m1 इक्वल्स टू m2। चलो इसको मैंने मान लिया m,
विच गिव्स अस जी एम स्क्वायर। रेडियस क्या दे रखी है बेटा इसकी, कैपिटल आर। रेडियस क्या दे रखी है इसकी, कैपिटल आर। यहां तक कोई दिक्कत? आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट। अभी मैं इसको स्मॉल आर ही रहने देता हूं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे फिर अपन, कंफ्यूजन नहीं होगा। आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, ये है दो स्पीयर हैं बेटा जो कांटेक्ट में है, दोनों आइडेंटिकल है, तो ये भी आर होगी और ये भी आर होगी। स्पीयर है, ऐसे बिहेव करेंगे जैसे सारा मास सेंटर पे उपस्थित हो। कैसे बिहेव करेंगे बेटा, जैसे सारा मास कहाँ उपस्थित हो, सेंटर पे। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, 2r। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा वो क्या होगा बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या होगा, जी एम स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, अभी भी क्वेश्चन सोल्व नहीं है। चलो अपन को क्या चाहिए, सिर्फ आर के पदों में ही मान चाहिए। यहाँ देखो एक टर्म आती है बेटा घनत्व। घनत्व का मान क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। घनत्व का मान क्या होता है या सूत्र क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास डिवाइडेड बाई गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, रो v, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो, पाई आर क्यूब रो। चलो ये भी सही हुआ। अब इसके बाद में अपन इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। मान रखते हैं m का, तो अपने पास एफ जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को ऐसे कैसे रखते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर। अपन को सिर्फ और सिर्फ रिलेशन निकालना है, प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन निकालना है। जी की वैल्यू रखने से या इसको फर्दर सोल्व करने से अपन को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ना तो अपन को इसको फर्दर सोल्व करना है, ना अपन को इस बात में इंटरेस्ट है कि ये क्या है या क्या नहीं। अपन को सिर्फ इंटरेस्ट इस बात में है कि ये प्रोपोर्शनल किसके है, ये प्रोपोर्शनल किसके है। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं अपन। गलत करने से अच्छा है कि अपन स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करते जाएं। एफ जी इज इक्वल्स टू जी 4/3 पाई, इनका स्क्वायर कर देता हूं मैं रो के साथ, और ये हो गया 3, यहाँ पे हो गया r की पावर 6। क्या हो गया बेटा यहाँ पे, r की पावर 6, 4r स्क्वायर, यहाँ रह जाएगा r की पावर 4। अगर मैं, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अगर मैं देखूं फोर्स ऑफ ग्रेविटी g इज प्रोपोर्शनल टू r पावर 4, क्या अपन को ऑप्शन में ये कहीं मिल रहा है बेटा, यस, हियर इट इज, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है बेटा, फिजिक्स में यही है, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, आनंद लेते जाओ। Which of the most elastic? No rocket science in it. Every student can solve this problem and it does not need to be solved. कोई ज़रूरत नहीं है इसको सॉल्व करने की। क्वार्ट्स इलास्टिक, जो पदार्थ बल हटाने पर अपनी वास्तविक शेप में आने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनको क्या कहते हैं बेटा, इलास्टिक कहते हैं।
और जो एक बार बल लगाने पर अपनी वास्तविक शेप में नहीं आते हैं या टूट जाते हैं उनको कहते हैं प्लास्टिक। देयर इज नथिंग इलास्टिक इन आयरन और कॉपर और वुड, कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टीज इनमें नहीं है। अगर आप श्योर नहीं हो क्वार्ट्ज के बारे में भी तो डेफिनेटली आप इन तीनों ऑप्शंस के बारे में श्योर हो कि इसमें कोई इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है, इसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। अगर आप किसी ऑप्शन में श्योर नहीं हो तो आप बाकी ऑप्शंस के लिए आप बाकी ऑप्शंस पे जाओ जहाँ पे बात कॉन्सेप्चुअली हो रही है। हो सकता है उनमें से आपको कोई क्लू मिल जाए कि यार ये तो सही नहीं है या ये तो गलत है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ऑन द सेल्सियस स्केल, ऑन द सेल्सियस स्केल द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ द टेम्परेचर इज एट। चलो मान लीजिए वो टेम्परेचर है T डिग्री, सॉरी वो तो वैसे आपको पता है सब, इसको बिना टाइम वेस्ट किए अपन आगे चलते हैं। इसका आंसर आएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। अभी तक आपने देखा है जो एब्सोल्यूट जीरो है बेटा, इसको अपन जनरली -273 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है बेटा 0 केल्विन, 0 केल्विन। ये ओके नहीं है, ये 0 केल्विन है। 0 केल्विन जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट जीरो माना जाता है। अभी तक अपन वहाँ तक पहुँचे नहीं है, लेकिन जनरली जो अब अभी तक धारणा बनी हुई है अपनी वो क्या है कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड ही 0 डिग्री टेम्परेचर या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दें, ये -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड ये एब्सोल्यूट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड की टर्म्स में होता है। ठीक है बेटा, तो आप इसका ध्यान रखें कि डिग्री सेंटीग्रेड की टर्म में क्या होता है, -273 होता है। ठीक है बेटा, सबको दिखाई दे रहा है। आप इसमें देखेंगे कि अपन बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में। सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल पे इसको चेंज करने की बात हो रही है, तो उसमें आप ध्यान रखेंगे बेटा।